लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी एनालिसिस क्या होती है। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी एनालिसिस फील करती है कि हमारा पावर सिस्टम, जैसे कि ये जनरेटर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये सिंक्रोनिज्म में रहे, यानी कि इसकी स्पीड हमेशा कितनी बनी रहे, ओमेगा एस के आसपास बनी रहे, और एग्जैक्टली ओमेगा एस बनी रहे वेन एवर देयर इज अ फॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं कि भाई अगर सिस्टम में हमारे फॉल्ट आता है तो किस तरीके से स्टेबिलिटी इशू आ सकता है और क्या करना पड़ता है कि ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी हमारी बनी रहे, यानी कि स्टेबिलिटी हमारे सिस्टम में बनी रहे। ओके, तो यहाँ पे जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसमें एक हमने ऐसा सिस्टम लिया है जिसमें एक जनरेटर है और जनरेटर इज कनेक्टेड टू द इन्फिनाइट बस बार IBB, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, टू द ट्रांसमिशन लाइन्स। यहाँ पे जो फॉल्ट हो रहा है, हमें दो केसेस पढ़ने हैं। एक तो फॉल्ट एट बस नियर टू जनरेटर, और दूसरा हमें पढ़ना है अगर फॉल्ट हो जाए इन मिडल ऑफ द एनी वन ऑफ द लाइन। ठीक है, आज हम पहला केस इतना करते हैं कि फॉल्ट नियर बस। तो यहाँ पे जो फॉल्ट है, नियर जनरेटर, फॉल्ट नियर जनरेटर है हमारे पास आज केस। अगर हम इस फॉल्ट को दिखाएं तो ये वाली जो ट्रांसमिशन लाइन है, दिस ट्रांसमिशन लाइन, ये वाली जो बस है, यहाँ पे फॉल्ट है। सो अगर हमारे पास यहाँ फॉल्ट है, दैट मीन्स जो सर्किट ब्रेकर होगा वो ऑपरेट करेगा और उस ट्रांसमिशन लाइन को यहाँ से आइसोलेट करेगा। ठीक है, तो व्हेनेवर जब भी सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करेगा, टाइम ऑफ ऑपरेशन हम कह रहे हैं, टाइम ऑपरेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर TOP, वो लेस देन होना चाहिए हमारा T क्रिटिकल क्लियरिंग। ठीक है, क्रिटिकल क्लियरिंग एक टाइम होता है जो हम डिटरमाइन करते हैं फ्रॉम दिस ग्राफ, है ना। जो ये आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, ये डायग्राम किसका है, आपका पावर ट्रांसफर का। तो फ्रॉम दिस डायग्राम एक हमारे पास आएगा डेल्टा CR, यानी कि क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल, और दूसरा आएगा हमारे पास क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम। तो जो भी टाइम सर्किट ब्रेकर, यहाँ पे सर्किट ब्रेकर जिस भी टाइम में ऑपरेट करेगा वो लेस देन होना चाहिए आपका TCR। अगर ये कंडीशन हमारी फुलफिल होती है कि हमारा सर्किट ब्रेकर का जो टाइम ऑफ ऑपरेशन है वो लेस देन है T क्रिटिकल क्लियरिंग से, देन हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी इज रेज्यूम्ड। ठीक है, फॉल्ट आएगा सिस्टम में और इस फॉल्ट को रिमूव कैसे करना पड़ेगा, बाय ऑपरेटिंग द सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर ट्रांसमिशन लाइंस को यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो हम इसको ऐसे दिखा देते हैं कि यहाँ पे फॉल्ट आया और फॉल्ट ने क्या किया, हमारा जो सर्किट ब्रेकर है इसमें ऑपरेट किया, और ये जो ट्रांसमिशन लाइन यहाँ पे आपको दिख रही है वो अब यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो इन दिस केस जो करंट होगा वो इस बस बार के थ्रू, है ना, और जो ट्रांसमिशन लाइन आपको नीचे दिख रही थी वहाँ पे से फ्लो कर जाएगा सारा का सारा। तो ऐसा क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पे जो रिएक्टेंस होगी वो बहुत ज़्यादा गिर जाएगी सेकेंड लाइन की, और उसके कारण सारा का सारा करंट जो है आपका इस डायरेक्शन से फ्लो करेगा। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी इस तरीके की कंडीशन आएगी, जो बस नियर टू जनरेटर होगी वहाँ पर अगर फॉल्ट होगा तो इलेक्ट्रिकल पावर आपकी, इनिशियल इलेक्ट्रिकल पावर जो भी रहेगी E0, वो आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। इज दैट क्लियर? यस सर। अब देखते हैं हम इस ग्राफ को। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्राफ है ये आपको शो कर रहा है कि
इनिशियली जो हमारी मशीन थी यानी कि जनरेटर था वो वर्क कर रहा था PE0 इलेक्ट्रिकल पावर पे, जो कि बराबर थी EM नॉट के। ठीक है, तो इनिशियली जो मैकेनिकल इनपुट था वो इलेक्ट्रिकल आउटपुट के बराबर था मशीन पे, और हमारी मशीन एक स्टेबल रीजन में एक एंगल में, जो एंगल जिसको हम बोल रहे हैं डेल्टा नॉट पे वर्क कर रही थी। ठीक है, अब हुआ क्या, जैसे ही फॉल्ट आया तो हमारी इलेक्ट्रिकल पावर क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे अगर हमारे पास एट दिस पॉइंट ये हमारा सबसे पहला ऑपरेटिंग पॉइंट है जिसको मैं बोलूँगा ए। सो ये ए पॉइंट है मेरा, और ए पॉइंट पर मेरी मैकेनिकल पावर एंड इलेक्ट्रिकल पावर आर सेम। ठीक है, तो हम इसको ऐसे देख लेते हैं। एट पॉइंट ए पी एम ज़ीरो इज इक्वल टू पी ज़ीरो, जिससे होगा क्या, डी टू डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो के बराबर। ठीक है, और मशीन मेरी ओमेगा एस पे वर्क कर रही होगी। ठीक है, इस केस पे जो मशीन है वो डेल्टा नॉट एंगल पे वर्क कर रही है और ओमेगा एस स्पीड पर काम कर रही है। जैसे ही फॉल्ट आया तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या हो गई, ज़ीरो, यानी कि ये जो कर्व है रेड कलर की, ये आपको दिखा रही है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिक पावर है ये ज़ीरो कब हो रही है, ये डेल्टा वाली लाइन पे जाकर के, है ना। तो अगर ए पॉइंट यहाँ पे है और मशीन का इनर्शिया, ड्यू टू मशीन इनर्शिया एट सम पॉइंट, है ना, तो हम कह सकते हैं कि ड्यू टू मशीन इनर्शिया एंगल डज नॉट चेंज इंस्टेंटली। तो पहले हम उसी को देख लेते हैं। व्हेन फॉल्ट अकर्स, अभी क्या हुआ, फॉल्ट आ गया है। ठीक है, व्हेन फॉल्ट अकर्स पी ई नॉट हो गया आपका ज़ीरो के बराबर, बट डेल्टा डज नॉट चेंज instantly due to machine inertia। मशीन का अपना एक इनर्शिया है, एक इनर्शिया कांस्टेंट है, जिसके कारण डेल्टा इंस्टेंटली चेंज नहीं हो सकता बिकॉज मशीन इज हैविंग काइनेटिक एनर्जी। तो डेल्टा इंस्टेंटली चेंज नहीं होगा, और जो डेल्टा होगा वो आपका डेल्टा नॉट ही रहेगा। जो फॉल्ट आया इलेक्ट्रिक पावर हुई ज़ीरो, और आपको पॉइंट जो मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा, आप वो पॉइंट आपको कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। राइट नाउ ये जो ग्राफ है वो इस तरीके से मूव करेगा। ठीक है, तो आप आ गए यहाँ पे इस पॉइंट पे। ठीक है, और इस पॉइंट को मैं कहता हूँ बी पॉइंट। तो एक आपके पास है ए ऑपरेटिंग पॉइंट, अभी आपके पास आया बी ऑपरेटिंग पॉइंट। बी ऑपरेटिंग पॉइंट कौन सा, ये वाला। सो एट बी, अब बी पर क्या होगा, बी पर आपका इलेक्ट्रिकल पावर होगी ज़ीरो। सो पी ई ज़ीरो इज लो इज ज़ीरो, तो डी टू डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर वो क्या होगा आपका, मोर देन ज़ीरो। ठीक है, जिसका मतलब है कि जो मशीन होगी वो अब क्या करेगी, एक्सेलरेट, रोटर विल एक्सेलरेट।
ठीक है। अगर मशीन यहाँ पे एक्सेलरेट करेगी तो बी पॉइंट से हमारी स्पीड क्या होगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो बी पॉइंट से हमारी स्पीड क्या होगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी। और जैसे मान लेते हैं कि ओमेगा एस स्पीड यानी कि 1500 आरपीएम पे हमारी मशीन काम कर रही थी। तो पहले हमारी मशीन 1500 आरपीएम पे काम कर रही थी और ये स्पीड अप बढ़ रही है। ठीक है, तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है तो रोटर एंगल भी हमारा बढ़ता है, ये हमने कल पढ़ा था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डी डेल्टा बाई डी टी जो होगा वो भी जीरो के से बड़ा होगा और स्पीड जो हो जाएगी वो मोर देन ओमेगा एस हो जाएगी एंड डेल्टा जो होगा वो अब इंक्रीज करना शुरू करेगा। ठीक है, अब डेल्टा यहाँ से इंक्रीज कर रहा है तो ये एक्सेस जो है ये डेल्टा वाली एक्सेस है। डेल्टा अगर इंक्रीज कर रहा है तो ये ऑपरेटिंग पॉइंट अब यहाँ से इस तरीके से मूव करेगा। ठीक है, और एट सम पॉइंट जहाँ पर फॉल्ट को क्लियर किया गया है, यानी कि जब फॉल्ट आया तो फॉल्ट आने के बाद इतनी चीज़ हो चुकी है। ठीक है, अभी तक फॉल्ट रिमूव नहीं हुआ है। तो जैसे ही हम फॉल्ट रिमूव करेंगे जिस पॉइंट पे, हम मान लेते हैं कि वी आर क्लियरिंग द फॉल्ट एट दिस पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे हम फॉल्ट को क्लियर कर रहे हैं इसे, तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट सी और यहाँ पे हमें एक डेल्टा मिलता है, डेल्टा सी। डेल्टा टू भी बोल सकते हो आप इसको, और बाद में यही हमारा डेल्टा सी बन जाएगा, हमारा डेल्टा सी आर, जिसको हम बोलेंगे क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल। ठीक है, तो बी से सी जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, फ्रॉम बी टू सी, ओमेगा इंक्रीजेस एंड ओमेगा इज मोर देन ओमेगा एस। ठीक है, तो डी डेल्टा बाई डी टी आपका पॉजिटिव होगा और डेल्टा आपका बढ़ रहा होगा। तो सी पॉइंट पे जाकर के आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ पे मिलेगी आपको मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे स्पीड रहेगी आपकी वो अब हो जाएगी मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, एट सी पॉइंट आपको मिलेगी ओमेगा मैक्सिमम, क्योंकि सी पॉइंट पे फॉल्ट क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए कि रोटर हमारा क्या करे, डी एक्सेलरेट करे। ठीक है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। सो हम बात करते हैं एट सी। ठीक है, सी पॉइंट पे क्या होगा, आपका डेल्टा हो गया है डेल्टा सी के बराबर। ठीक है, इस पॉइंट पे आपकी इलेक्ट्रिकल पावर पावर जीरो है, ओमेगा हो गया है ओमेगा मैक्स। एट सी पॉइंट आपका जो ओरिजिनल सिस्टम है इज रिस्टोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओरिजिनल सिस्टम है उसको रिस्टोर कर लिया गया है बाय, आप कह सकते हो बाय रिमूविंग द। ठीक है, तो जैसे ही फॉल्ट को रिमूव किया गया है यहाँ पे सिस्टम में, तो आपका जो ओरिजिनल सिस्टम है वो रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है, और जब हमारा ओरिजिनल सिस्टम रिस्टोर हो गया तो दैट मीन्स कि अब कुछ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में फ्लो करेगी। ठीक है, तो उसको हम ऐसे देख लेते हैं कि भाई पॉइंट सी से डायरेक्टली जो जंप होगा किस पे होगा, कहाँ पे होगा, आपकी रेड वाली कर्व पे। ठीक है, तो रेड वाली कर्व पे अगर यहाँ पे जंप हो रहा है तो आप इसको ऐसे देख सकते हो, यानी कि आप कहाँ पहुँच गए, इस पॉइंट पे पहुँच गए हो राइट में, तो आप पहुँच गए इस पॉइंट पे। ठीक है, और इस पॉइंट पर मैं बोल देता हूँ लेट से ये हमारा पॉइंट है डी पॉइंट। आप जैसे ही सी पॉइंट पे थे ओमेगा आपका मैक्सिमम था और
जैसे ही इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में रीस्टोर हुई तो आप डायरेक्टली जंप करोगे डी पॉइंट पे। अब डी पॉइंट पे कि यहाँ पर इस डी पॉइंट पे क्या है, आपकी पीई इलेक्ट्रिकल पावर जो आपको इस कर्व पे दिख रही है वो ज़्यादा है किससे, आपकी मैकेनिकल पावर इनपुट से। ठीक है, तो डी पॉइंट पर आकर के क्या होगा, आपका रोटर डी एक्सेलरेट। ठीक है, सो एट पॉइंट सी फॉल्ट आपका क्लियर कर दिया गया है, ओरिजिनल सिस्टम आपका रिस्टोर कर दिया गया है। इसके बाद एट पॉइंट डी at point D, P electrical is more than P mechanical. So D2 delta by dt square is less than 0, है ना। जो हमारी स्विंग इक्वेशन है वहाँ से हम इसको निकाल रहे हैं। ठीक है, और ओमेगा अब क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, बिकॉज रोटर क्या होगा, डी एक्सेलरेट, डिसेलरेट होगा रोटर। ओमेगा हमारा कम होगा बट स्टिल, क्योंकि स्पीड क्या थी हमारी, ओमेगा मैक्सिमम जा चुकी थी जो कि ज़्यादा थी ओमेगा एस से, तो स्पीड एकदम से कम तो नहीं हो जाएगी, है ना, बिकॉज सिस्टम हैज इनर्शिया। तो ओमेगा जो है वो ग्रेटर है ओमेगा एस से राइट नाउ। ठीक है, तो रोटर तो डिसेलरेट करेगा, स्पीड भी गिरेगी, लेकिन डी डेल्टा बाई डी टी जो आपका होता है ओमेगा माइनस ओमेगा एस, ठीक है, वो यहाँ पर क्या होगा, ओमेगा बड़ा है। ठीक है, तो इट इज मोर देन जीरो, और इस केस में आपका डेल्टा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो डेल्टा आपका इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है कि आप उसी कर्व पे आगे मूव करोगे। यहाँ से अब आप कहाँ पहुँच गए, पहले आप यहाँ से डी पॉइंट पे पहुँचे, आपका सिस्टम हुआ रिस्टोर डी पॉइंट, और डी पॉइंट से अब आप आगे की तरफ मूव करोगे। तो लेट से कि आप पहुँच गए एट सम पॉइंट ई पॉइंट पे, ये पॉइंट में मान लेता हूँ कि दिस इज द पॉइंट ई पॉइंट। ठीक है, ये इस पूरे पाथ में आपकी जो स्पीड होगी डी से ई वाले पाथ में, वहाँ पे ओमेगा तो गिरेगा, बट स्टिल ओमेगा इज मोर देन ओमेगा एस। ठीक है, और ओमेगा एस स्पीड हमें कब मिलेगी, जब इलेक्ट्रिकल पावर अगेन मैकेनिकल पावर के बराबर हो जाएगी, जो आपको ये वाली लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो एट ई पॉइंट अब क्या होगा, आपकी ओमेगा स्पीड ओमेगा एस से बराबर हो जाएगी, जो आपको यहाँ से पता लगेगा कि ऐसा क्यों हुआ है। तो ये जो फॉल्ट आया, ठीक है, तो फॉल्ट आने के बाद आप ए पॉइंट से डायरेक्टली बी पॉइंट में शिफ्ट करोगे, बी से सी आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, स्पीड मोर देन ओमेगा एस, सी पॉइंट पे जाकर के आपको मैक्सिमम स्पीड मिलेगी। ठीक है, जहां पर आपका फॉल्ट क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है। ठीक है, ओमेगा मैक्स व्हेन फॉल्ट क्लियर्ड, और उसके बाद जब फॉल्ट क्लियर हो जाएगा तो आप डायरेक्टली आपकी इलेक्ट्रिकल पावर पे शिफ्ट कर जाओगे, आप पहुंच जाओगे इस पॉइंट पे, डी पॉइंट पे। और जैसे ही आप डी पॉइंट पे पहुंचोगे तो डी पॉइंट पे आपको पता लगेगा कि इलेक्ट्रिकल पावर ज़्यादा हो गई है मैकेनिकल पावर से, तो आपका रोटर क्या करने लगेगा, डी एक्सेलरेट करने लगेगा। अब जैसे ही रोटर डी एक्सेलरेट करेगा तो आपकी स्पीड क्या करने लगेगी, गिरने लगेगी, लेकिन एंगल आपका बढ़ता रहेगा। ठीक है, और जैसे ही आप ई पॉइंट पे पहुंचोगे तो वहाँ पे आपको यहाँ पे आपको पता लगेगा कि ओमेगा इज इक्वल टू हो गया ओमेगा एस। ठीक है, इस ग्राफ में जो लास्ट पॉइंट है ई पॉइंट, अगर ये ग्राफ पे आप इससे आगे निकलते हो देन द सिस्टम इज ऑलवेज अनस्टेबल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी पॉइंट आएगा वो मैक्सिमम, ठीक है, जो ई पॉइंट हमने यहाँ पे लिया है, दिस इज द कंडीशन फॉर द
मैक्सिमम एंगल, ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मैक्सिमम एंगल डेल्टा मैक्स से यहाँ पे। तो यहाँ पे जो डेल्टा होगा वो होगा आपका डेल्टा मैक्सिमम, ठीक है। और ये ग्राफ सिमेट्रिकल है, तो डेल्टा मैक्स की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो क्या आएगी, ये टोटल एंगल कितना है यहाँ से यहाँ तक इज 180 डिग्री, यानी कि पाई माइनस डेल्टा नोट, ठीक है। ये समझ गए? किसी को कोई डाउट इस फिगर में? यस सर। अब ये थी हमारी फर्स्ट स्विंग, ठीक है, जैसे हमने कल पढ़ा था कि ये हमारी क्या है, फर्स्ट स्विंग वाली कंडीशन। तो फर्स्ट स्विंग के केस में तो आप पहुंच गए, आपकी जो पाथ रहेगी, ठीक है, फर्स्ट स्विंग के केस में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ड्यूरिंग फर्स्ट स्विंग, जिस समय हमारा फॉल्ट आया हमने क्लियर किया और दोबारा सिस्टम की स्पीड हमारी क्या होगी, ओमेगा एस, ठीक है। सो ड्यूरिंग फर्स्ट स्विंग जो पाथ यहाँ पे आपने फॉलो करी है वो है ए से बी, उसके बाद बी से सी, सी से डी और डी से, ठीक है। ए पॉइंट पे आपका ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एस, डेल्टा इज डेल्टा, ठीक है। और पी एम नॉट इज इक्वल टू पी जीरो, ठीक है। उसके बाद बी पॉइंट पे पी इलेक्ट्रिकल जीरो होगी, डेल्टा स्टिल डेल्टा नॉट रहेगा और जो स्पीड होगी वो इंक्रीज करेगी, ठीक है। बी से सी पाथ में यहाँ पे आपकी स्पीड मोर देन हो जाएगी ओमेगा एस से, ठीक है। एट सी पॉइंट फॉल्ट क्लियर होगा और दिस गिव्स अस द क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल, ठीक है। तो हमें एक एंगल पता लगेगा कि भाई ये क्रिटिकल एंगल है, इससे पहले पहले आपको फॉल्ट क्लियर करना ही है, ठीक है। तो वैसे तो जो एंगल है उसको हम बाद में टाइम के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करेंगे, फिलहाल हम इसको अभी एंगल के टर्म्स में यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे। उसके बाद सी से डी जो है आप डायरेक्टली जंप करोगे, यहाँ पे होगा डी एक्सेलरेशन, ठीक है। डी से सी से डी आप डायरेक्टली जंप कर रहे, ठीक है, आफ्टर फॉल्ट क्लियर। और डी पॉइंट पे जैसे ही आप पहुंचे तो डी पॉइंट पे आपकी स्पीड जो है यहाँ पे आपके पास ओमेगा मैक्सिमम रहेगी। डी पॉइंट पे जैसे ही आप पहुंचोगे एट डी पॉइंट आपका क्या होगा, ओमेगा कम करना स्टार्ट करेगा, बट स्टिल ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा एस, और डेल्टा जो होगा आपका हो जाएगा डेल्टा सी आर। आफ्टर दैट जब आप इससे आगे मूव करोगे तो आपकी स्पीड अब यहाँ से रिड्यूस करना स्टार्ट करेगी और स्टिल स्पीड क्या होगी, ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा एस। जैसे ही आप ई पॉइंट पे पहुँचोगे तो वैसे डी पॉइंट पे आपके पास एक चीज़ और है कि पी इलेक्ट्रिकल इज ग्रेटर देन पी एम नॉट। उसके बाद जब आप ई पॉइंट पे पहुँचे एट ई पॉइंट पी ई नॉट इज इक्वल टू सॉरी पी ई इज इक्वल टू पी एम नॉट के बराबर हो जाएगा, जो हमें देगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एस, ठीक है। तो ये हो गई हमारी क्या, फॉरवर्ड पाथ या फिर हम कह सकते हैं फर्स्ट स्विंग। तो इक्वल एरिया क्राइटेरिया बेसिकली आपकी एनालिसिस है किसकी, फर्स्ट स्विंग। अगर मैं यहाँ पे सेकंड स्विंग की बात करूँ तो सेकंड स्विंग पाथ जो होगी तो यहाँ पर अगर सेकंड स्विंग पाथ देखें तो जब भी सिस्टम हमारा रिस्टोर होगा, ठीक है, और स्पीड हमें ओमेगा एस के बराबर मिलेगी, तो जो सिस्टम होगा वो हमारा किस डायरेक्शन में जाएगा, ई ए, एंड देन जो कर्व होगी वो कुछ इस तरीके से एक्सटेंड हो जाएगी, यानी कि डेल्टा हमारा नेगेटिव भी जाएगा, ठीक है।
और जो मशीन होगी हमारी मोटरिंग मोड में आ जाएगी टू रिस्टोर द स्पीड। जैसे ही फॉल्ट क्लियर होता है उसके बाद हमें एकदम से ओमेगा एस नहीं मिलती है, वो फ्लक्चुएट करती रहती है और उस फ्लक्चुएशन की वजह से जो जनरेटर है हमारा कुछ टाइम के लिए मोटरिंग मोड में चला जाएगा। और गेटिंग इनटू द मोटरिंग मोड, तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिलेगा जी पॉइंट जिसको हम बोल सकते हैं, और वहाँ पे भी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एस आएगा और जो कंप्लीट जो स्पीड है वो आपकी ओमेगा यानी कि ओमेगा एस के अराउंड थोड़ी देर के लिए फ्लक्चुएट करेगी। ठीक है, ऐसे ही जो एंगल होगा वो भी आपका डेल्टा नॉट के आसपास आपका एंगल जो है वो फ्लक्चुएट करेगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आई आपको? बस जो पाथ होगी हमारी वो होगी ई ए जी ए ई। और इसी तरीके से ये चलता रहेगा। ठीक है, तो ये ऑसिलेशंस हमारे होते रहेंगे टू रिस्टोर द स्पीड। ठीक है, बेसिकली हमें इसमें नहीं जाएंगे, हम डायरेक्टली चलते हैं अपने फर्स्ट स्विंग वाली कंडीशन में। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे जो ये फर्स्ट स्विंग है उसमें आपके पास दो रीजन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आप कौन से दो रीजन दिख रहे हैं तो वो इस तरीके से होंगे। एक रीजन तो आपका ये वाला, इसको बोल देते हैं हम ए वन, और दूसरा रीजन आपका होगा ये वाला, इसको बोल देता हूँ मैं ए टू। तो ये जो दो रीजन आपके पास आए, अब यहाँ से हम क्या लगाएंगे, इक्वल एरिया क्राइटेरिया। तो इक्वल एरिया क्राइटेरिया क्या था? इक्वल एरिया क्राइटेरिया था इंटीग्रेशन ऑफ द applying or apply equal area criteria इक्वल एरिया क्राइटेरिया आपका क्या है? इक्वल एरिया क्राइटेरिया है इंटीग्रेशन ऑफ पी ए फ्रॉम डेल्टा नॉट टू डेल्टा मैक्स डी डेल्टा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसकी, अपने इक्वल एरिया क्राइटेरिया। तो इक्वल एरिया क्राइटेरिया हम लगा रहे हैं यहाँ पे किसके लिए? क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल डिटरमाइन करने के लिए कि भाई किस पॉइंट पे जाकर के हमें फॉल्ट क्लियर करना है, यानी कि हम उससे आगे फॉल्ट क्लियर नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया तो सिस्टम हमारा सिंक्रोनस लूज कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात आती है इसकी आपकी क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल। तो आज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, वो है क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल। क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल का मतलब है कि भाई फॉल्ट किस मैक्सिमम एंगल तक क्लियर किया जा सकता है। तो इट इज द मैक्सिमम रोटर एंगल at which circuit breaker will operate to restore or to maintain stability। तो सर्किट ब्रेकर को हमारे को जो सर्किट ब्रेकर यहाँ पे लगे हैं उनको अगर फॉल्ट जनरेटर के पास जो बस है वहाँ पे होता है तो सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करना पड़ेगा इन टाइम, जो कि टी ऑपरेशन उसका होगा और वो लेस होना चाहिए टी क्रिटिकल से। तो टी क्रिटिकल निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल निकालना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा सी आर। और डेल्टा सी आर एक ऐसा एंगल है जो कि मैक्सिमम रोटर एंगल है जिस पर सर्किट ब्रेकर वर्क कर सकता है, मेंटेन द स्टेबिलिटी। अगर इस मैक्सिमम एंगल से
बाहर सर्किट ब्रेकर ने काम किया तो सर्किट ब्रेकर के काम का कुछ फायदा नहीं होगा और सिस्टम आउट ऑफ द स्टेबिलिटी चला जाएगा, ठीक है। तो सिस्टम विल लूज द सिंक्रोनिज्म। तो यहाँ पे अगर मैं इक्वल एरिया क्राइटेरिया पे आऊँ तो अब हमें करना पड़ेगा इस इक्वेशन को इंटीग्रेट। सो लेट्स सी। तो अगर मैं सबसे ऊपर ग्राफ को देखता हूँ तो इंटीग्रेशन का जो एरिया है A1 और A2 का जो सम होगा वो 0 के बराबर होगा। सबसे पहले जो A1 है वो एरिया और A2 एरिया, तो वो देखते हैं हम कैसे निकालते हैं। हम इंटीग्रेशन लगाते हैं डायरेक्ट। पहला इंटीग्रेशन A1 एरिया के लिए लगेगा डेल्टा नॉट से डेल्टा सी, और डेल्टा सी आर मैं इसको बोल रहा हूँ, डेल्टा सी आर यानी कि क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल। तो पहला इंटीग्रेशन होगा आपका डेल्टा नॉट से डेल्टा सी आर, और आपको करना कहाँ तक है, डेल्टा मैक्सिमम का। और दूसरा एरिया जो है A2 उसका इंटीग्रेशन होगा डेल्टा सी आर से डेल्टा मैक्स। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ। फर्स्ट इंटीग्रेशन आपका डेल्टा नॉट टू डेल्टा क्रिटिकल, ये जो भी आपकी एक्सेलरेटिंग पावर है यहाँ पे, ये क्या होगी आपकी पी मैकेनिकल माइनस पी इलेक्ट्रिकल डी डेल्टा। ये तो हो गया आपका A1 प्लस आपने दूसरा इंटीग्रेशन किया डेल्टा क्रिटिकल से डेल्टा मैक्स तक, पी एम माइनस पी ई एल डेल्टा इज इक्वल टू 0। ये इंटीग्रेशन मैंने जो लिखा है ये समझ में आया आपको। पी ए यहाँ पे है एक्सेलरेटिंग पावर पी एम माइनस पी, ठीक है। ये समझ में आ गई बात। Yes, sir. तो हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला इंटीग्रेशन जो है A1 एरिया, यहाँ इस फिगर में देखो कि जो A1 एरिया है वो क्या होगा, पी एम है आपका पी एम वाट, और पी इलेक्ट्रिकल जो है आपका वो है 0, है ना। पी इलेक्ट्रिकल यहाँ पे क्या हो गया है, 0 हो गया है। और जो डेल्टा है वो डेल्टा नॉट से डेल्टा सी आर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट पी एम नॉट को मैं डायरेक्टली आप पी एम से रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई और मैकेनिकल पावर नहीं है। तो लेट एज्यूम पी एम नॉट इंटू पी एम के बराबर, ठीक है। जो भी मैकेनिकल पावर है वो पी एम नॉट ही है। जो इंटीग्रेशन होगा फर्स्ट पार्ट डेल्टा नॉट टू डेल्टा सी आर, वो हो जाएगा आपका पी एम माइनस 0 डी डेल्टा। सेकेंड इंटीग्रेशन डेल्टा सी आर से डेल्टा मैक्सिमम तक है। यहाँ पे मैकेनिकल पावर तो पी एम ही है, और जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो क्या हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस कर्व। तो इस कर्व पे अगर हम इलेक्ट्रिकल पावर की बात करें यहाँ पे, है ना, तो ये कर्व जो भी इलेक्ट्रिकल पावर रिप्रेजेंट कर रही है वो है आपकी पी मैक्स साइन डेल्टा, ठीक है। इस कर्व का मतलब है पी मैक्स साइन डेल्टा। तो यहाँ पे जो पी ई है, पी ई आपका हो जाएगा पी मैक्स साइन ऑफ डेल्टा, और ये हो जाएगा डी डेल्टा इंटू 0, ठीक है। तो ये हमने इक्वल एरिया क्राइटेरिया यहाँ पे लगा लिया है, और इसको थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो पहला वाला पार्ट है वो आ जाएगा आपका पी एम डेल्टा सी आर माइनस डेल्टा नॉट, बस इसको भी हम अलग अलग पार्ट में तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इसका भी आ जाएगा पी एम डेल्टा मैक्स माइनस डेल्टा सी आर, देन सेकेंड पार्ट माइनस बाहर मैक्स बाहर इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा सी आर डेल्टा मैक्स साइन डेल्टा डेल्टा। तो आप देख सकते हो इन दोनों में एक टर्म कट रही है ना, वो
ये वाली टर्म आपकी कैंसल आउट हो रही है और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास पी एम डेल्टा नॉट माइनस प्लस पी एम डेल्टा मैक्स इसके बाद माइनस पी मैक्स। अंदर आपके पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइंस माइनस cos delta and we have limits from delta CR to delta max to 0। आगे हम ऐसा लिख सकते हैं कि पी एम डेल्टा मैक्स माइनस डेल्टा 0 और माइनस माइनस हो जाएंगे आपके प्लस यहाँ इस टर्म को इस तरफ ले जा देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। माइनस कॉस डेल्टा मैक्स माइनस और माइनस प्लस कॉस डेल्टा सी आर। तो यहाँ से देखते हैं पी एम डेल्टा मैक्स माइनस डेल्टा 0। यहाँ पे जो टर्म हमारी पी मैक्स माइनस के साथ कॉस डेल्टा मैक्स और प्लस मैक्स कॉस डेल्टा सी आर। अब अगर हमें डेल्टा सी आर निकालना है तो डेल्टा सी आर कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे ना, तो ये करना पड़ेगा, इस टर्म को उठा के इधर ले आना पड़ेगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, इस टर्म को जैसे ही हम यहाँ से इधर ले जाएंगे तो इक्वल टू इस तरफ आ जाएगी, इक्वल टू यहाँ आ जाएगा और ये हो जाएगा प्लस आपका, ठीक है। तो यहाँ पर ई मैक्स कॉस डेल्टा सी आर आपका किसके बराबर हो जाएगा, पी एम डेल्टा मैक्स माइनस डेल्टा नॉट एंड प्लस मैक्स कॉस डेल्टा मैक्स के बराबर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पी मैक्स है उससे इसको डिवाइड कर देंगे इक्वेशन को, तो पी मैक्स हट जाएगा यहाँ से और ये आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में। अब ये जो डेल्टा सी आर है वो आप बता सकते हो क्या होगा, कॉस इनवर्स ऑफ पी एम डेल्टा मैक्स माइनस डेल्टा नॉट प्लस पी मैक्स कॉस डेल्टा मैक्स डिवाइडेड बाय पी मैक्स। ठीक है, समझ में आ गया इंटीग्रेशन कैसे किया है। तो एक काफ़ी बड़ा सा फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे आ गया और ये आपका है क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल, ठीक है, समझ में आ गया। Yes, sir. तो वैसे ये सारी चीज़ें क्या हैं, दीज आर वेरी सिंपल, बस यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और अगर आप क्लास नहीं करोगे तो आई डोंट थिंक कि फिर ये आपको समझ में आने वाला है किसी को भी, है ना। तो वही अपने जो भी तुम्हारे साथी हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, उनको बता देना। उसके बाद दे आर अनेबल टू गेट। तो ये हमारा हो गया डेल्टा क्रिटिकल एंगल। तो ये क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जिससे पहले हमारे सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करना है, ठीक है। और अगर हम बात करें टाइम की, तो एक छोटी सी डेरिवेशन हम टाइम के लिए करने वाले हैं, देख लेते हैं उसको भी फटाफट। व्हाट इज क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम। क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम क्या है,
वो टाइम जिससे पहले सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करना है, ठीक है। इन ब्रैकेट टी सी आर क्रिटिकल क्लियरिंग, ये मैक्सिमम टाइम है अंडर विच द सर्किट ब्रेकर मस्ट ऑपरेट टू क्लियर द फॉल्ट। सो इट इज द मैक्सिमम टाइम under which circuit breaker must operate to clear the fault to maintain the synchronism. यानी कि स्पीड जो है वो ओमेगा एस अगर हमें बना के रखनी है तो हमें इस क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम के अंदर सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करना ही पड़ेगा। और ये जो टाइम ऑफ ऑपरेशन आएगा यहाँ पे मैक्सिमम टाइम सर्किट ब्रेकर मस्ट ऑपरेट, तो सर्किट ब्रेकर जो ऑपरेट करेगा आपका टी ऑपरेशन, ठीक है। तो टी ऑपरेशन जो भी होगा उसका वो लेस देन होना चाहिए टी सी आर से, ठीक है। अब ये टी सी आर हम कैसे निकालेंगे, देखो टाइम और डेल्टा, हमने सबसे पहले डेल्टा निकाला, तो डेल्टा और टाइम का हमारे पास सिर्फ एक ही रिलेशन अवेलेबल है, वो है यहाँ पे रोटर डायनेमिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो स्विंग इक्वेशन है आप उसका यूज यहाँ पे करने वाले हो। स्विंग इक्वेशन इन पर यूनिट फॉर्म हम ऐसे लिखते हैं एच बाय पाई है डी टू डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर, जो आपका किसके बराबर होता है पी एम माइनस पी, ठीक है। तो जब हमारे पास फॉल्ट आया, ठीक है, तो ड्यूरिंग फॉल्ट वाली कंडीशन से ये टाइम हमें पता लगेगा, क्योंकि उसी दौरान हमें सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करने की जरूरत पड़ेगी। तो सर्किट ब्रेकर कब ऑपरेट होगा, जब इलेक्ट्रिकल पावर यहाँ पे जीरो रहती है, ठीक है। तो ड्यूरिंग फॉल्ट पीई बिकम जीरो, ठीक है, पीई जीरो हो जाएगी और डेल्टा नॉट आपका डेल्टा सी आर की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम एंगल हमारा डेल्टा सी आर रहेगा ड्यूरिंग दिस रीजन। तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, वो इक्वेशन हमारी ऐसे हो जाएगी एच बाय पाई एफ डी टू डेल्टा टी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे पी एम आपके पास आएगा, ठीक है। राइट नाउ डी टू डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर आपका हो जाएगा पाई एफ पी एम डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास इंटीग्रेशन है, वो जो इंटीग्रेशन हमारा होगा फॉर दिस पार्ट जीरो से टी के लिए होगा एंड फॉर दिस पार्ट होगा जीरो से डी डेल्टा बाई डी टी के लिए, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो इस तरह हमारे पास डी डेल्टा बाई डी टी आ जाएगा और इस तरह हमारे पास पाई एफ बाई एच ये आ जाएगा, एक तो पी एफ और डी टी का इंटीग्रेशन ये आ जाएगा, ठीक है। अगेन हमें इसको एक बार और इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब हम इसको रिस्पेक्ट किस रिस्पेक्ट में करेंगे, इस पार्ट को डेल्टा के रिस्पेक्ट में और इस पार्ट को टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे डी डेल्टा डी पाई है एच पी एम टी डी टी, ये हमारा होगा डेल्टा नॉट से डेल्टा सीधा कह रहा, और ये होगा हमारा जीरो टाइम से टी सी तक, यानी क्लियरिंग। अभी हम डायरेक्टली क्लियरिंग टाइम तक कर रहे हैं, उसके बाद हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे अपने क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम। जो आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इस तरफ आ जाएगा आपके पास डेल्टा सी माइनस डेल्टा नॉट, उस तरफ आपके पास पाई एफ
बाय एच पी एल टी सी स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं टी सी स्क्वायर को लिखना चाहूँ तो वो आ जाएगा डेल्टा सी माइनस डेल्टा नॉट मल्टीप्लाइड बाय एच यहाँ पे टी स्क्वायर बाय 2d होगा, 2h डिवाइड बाय पाई एफ तरीके से, और डिवाइड में आपके पास ये भी आएगा। टी सी यहाँ से आपको पता लगेगा इट इज अंडर रूट 2h बाय पाई एफ ई एम डेल्टा सी माइनस डेल्टा, ठीक है। और अगर मैं इसको क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम के रिप्स से रिप्रेजेंट करूँ तो टी सी आर, जब हमारे पास क्लियरिंग एंगल है तो हमारे पास क्लियरिंग टाइम है, ठीक है। व्हेन वी आर हैविंग क्लियरिंग एंगल तो हमारे पास क्लियरिंग टाइम है, और जब हमारे पास क्या है क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल है जैसे कि डेल्टा सी आर, तो हमारे पास क्या है टाइम टी सी आर। तो ये इक्वेशन एज इट इज हम क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम के लिए लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पास इक्वेशन आई है ये है आपकी इम्पॉर्टेंट इक्वेशन जिससे आप निकालते हो क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम। तो इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो एक बार क्विकली हम देख लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा वेरी शॉर्ट। तो हमने पढ़ा कि ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी क्या होती है, ठीक है, जब फॉल्ट आए। तो व्हेनेवर देयर इज अ फॉल्ट, तो और ये फॉल्ट कहाँ पे हो रहा है, नियर टू द जनरेटर। जब भी नियर टू द जनरेटर फॉल्ट होगा इलेक्ट्रिकल पावर हमारी गिर जाएगी और इलेक्ट्रिकल पावर हो जाएगी जीरो, और इलेक्ट्रिकल पावर जीरो होने की वजह से सर्किट ब्रेकर मस्ट ऑपरेट टू रिमूव द लाइन, वरना लाइन में करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो जैसे ही लाइन रिमूव होगी तो सारा का सारा फॉल्ट रिमूव कर दिया जाएगा फ्रॉम द बस, ठीक है। इस तरीके से इस फॉल्ट को क्लियर किया जाएगा। अब यहाँ पे जो सर्किट ब्रेकर है अब उसको ऑपरेट करना एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। बिकॉज सर्किट ब्रेकर्स क्या होता है उसमें हैवी मशीनरी लगी होती है जो कि कैसी होती है कि भाई उसमें कुछ मैकेनिकल कॉम्पोनेंट्स होते हैं, तो उनको चलाने के लिए मोटर्स लगती हैं बड़ी बड़ी, तो और जो लाइन है उसको हमें डिस्कनेक्ट करना पड़ता है फ्रॉम द सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट्स। तो उस प्रोसेस में कुछ टाइम लगता है जिसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ द सर्किट ब्रेकर, टी ओ पी। ये जो टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर है ये क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम से कम होना चाहिए अगर हमें स्टेबिलिटी बना के रखनी हो, वरना फॉल्ट तो रिमूव हो जाएगा बट स्टेबिलिटी आपकी रिस्टोर नहीं हो पाएगी, ठीक है। सिस्टम हमारा आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म यहाँ पे जा सकता है। तो उसी के लिए हमने आज यहाँ पे पढ़ा कि भाई जब हमारा फॉल्ट आए तो इलेक्ट्रिकल पावर जीरो हो गई, आफ्टर दैट स्पीड इंक्रीज करी, फिर हम डेल्टा सी आर में पहुँचे जो हमें बताएगा कि क्रिटिकल एंगल जब तक हम फॉल्ट क्लियर कर सकते हैं। चलो मान लेते हैं हमने डेल्टा सी एंगल पे फॉल्ट क्लियर कर लिया है, डेल्टा सी आर तक हमने फॉल्ट क्लियर कर लिया, उसके बाद ये डायरेक्टली जंप करेगा, सिस्टम आपका रिस्टोर हो जाएगा डी पॉइंट पे, वहाँ से फिर आपकी स्पीड रिड्यूस करना स्टार्ट करेगी। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि भाई पहले स्पीड 1500 आरपीएम थी, फिर उसके बाद 1700 हो गई, ठीक है। लेकिन वो 1500 नहीं है, है ना, तो 1700 हो गई, मान लेते हैं वो मैक्सिमम चलेगी। फिर उसके बाद वो 1700 से कम होने लगी, ठीक है, मान लेते हैं 1600 आरपीएम हो गई, लेकिन फिर भी स्पीड क्या है आपकी 1500 से ऊपर है। तो वो वाली कंडीशन आपकी कहाँ रिप्रेजेंट हो रही है, वो आपकी रिप्रेजेंट हो रही है यहाँ पे भी। और उसके बाद स्पीड गिरते गिरते आपको एक स्पीड मिलेगी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एस, और वो कब मिलेगी जब इलेक्ट्रिकल पावर अगेन मैकेनिकल इनपुट के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी हमारी फर्स्ट स्विंग पाथ, और इस फर्स्ट स्विंग पाथ को ही लेकर के हमने यहाँ पे फर्स्ट स्विंग पाथ में क्या क्या चीज़ें हो रही है वो आप देख सकते हो बड़े आराम से, ठीक है, और समझ सकते हो इस प्रोसेस को। उसके बाद हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल यूजिंग इक्वल एरिया क्राइटेरिया। इक्वल एरिया क्राइटेरिया से हमने क्या निकाला, सॉल्यूशन ऑफ द स्विंग इक्वेशन। तो जो भी हमारी स्विंग इक्वेशन होती है, इक्वल एरिया क्राइटेरिया क्या है, एक मेथड है
इक्विलेटरल क्राइटेरिया इज अ मेथड जो क्या करता है, सॉल्यूशन ऑफ स्विंग इक्वेशन हमें प्रोवाइड कराता है, लेकिन फॉर किसके लिए, सिंगल मशीन और टू मशीन सिस्टम। ठीक है, तो जब भी हमारे सिंगल मशीन या टू मशीन सिस्टम होगा तो हम इस मेथड को लगा सकते हैं और इससे हम डेटा निकाल सकते हैं। तो वही हमने किया, यहाँ पे आपने डेटा निकाला था और वो डेटा कौन सा था हमारा, क्रिटिकल क्लियरिंग वाला। ठीक है, तो क्रिटिकल क्लियरिंग वाला जो डेटा है वो हमने यहाँ से फाइंड आउट किया और उसके लिए हमारे पास कुछ इस तरीके की एक इक्वेशन आ गई और हमने एक रिलेशन को यूज़ किया स्विंग इक्वेशन के, और उसको जब हमने यूज़ किया देन वी गेट द क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम। इस क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम से छोटा होना चाहिए हमारा ऑपरेटिंग टाइम ऑफ द सर्किट ब्रेकर, तो फॉल्ट क्लियर होने के बाद सिस्टम स्टेबिलिटी रिस्टोर हो जाएगी। ठीक है, आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एंड वी मीट इन द नेक्स्ट क्लास। इसमें हम पढ़ेंगे कि भी अगर फॉल्ट होता है आपका कहाँ, मिडल ऑफ द लाइन। ठीक है, तो कभी भी अगर मिडल ऑफ द लाइन में फॉल्ट होता है देन व्हाट विल हैपन, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, किसी का कोई डाउट? No, sir. No, sir. कोई भी डाउट नहीं है? ठीक है।